नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है इसका 23वां लेक्चर पढ़ेंगे। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ होने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको खुद को अटेंड करना है। खुद आप अटेंड करिए क्वेश्चन को। इसके बाद आप कायदे से एक्सप्लेनेशन को सुनिए। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं उसको यहाँ पर सीखिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच क्लास ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर पास्चर एंड हे एंड हैज ए सीवियर लिमिटेशंस ऑन द चॉइस ऑफ क्रॉप। कह रहा है कि हमारी कौन सी ऐसी क्लास है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी क्लास होती है जहां पर हम केवल पास्चर और हे की खेती कर सकते हैं, यानी कि हम केवल चारागाह या घास के मैदान ही वहां पर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो ट्रेडिशनल एरेबल जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि हमारा जो क्लास चौथा है, यहाँ पर हम केवल पास्चर और हे की ही खेती कर सकते हैं। खेती करने का तात्पर्य यहाँ पर इतना वेजिटेशन ऑटोमेटिक ग्रो हो जाता है, घास फूस उग जाते हैं और वहां पर हम जानवरों को चरा सकते हैं। ये चौथी क्लास की लिमिटेशन होती है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो ध्यान से, जो हमारी चौथी क्लास होती है, चौथी क्लास में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। ध्यान से समझना कि ये हमारी जो चौथी क्लास होती है यहाँ पर हम या तो पास्चर या फिर हे या फिर हम फॉरेस्ट, यही सब चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो किसी भी तरीके के कोई भी क्रॉप हमने यहाँ पर ग्रो नहीं कर रखी है, केवल वेजिटेशन नेचुरली जो ग्रो हो गया है वही हम यहाँ पर रहता है और उसी को हम जाते हैं और जानवरों को यहाँ पर हम चराते हैं। ये होता है हमारा क्लास चौथा। ये हमारा अंतिम क्लास होता है जहां पर हम खेती कर सकते हैं। फर्स्ट से लेके और फोर्थ तक हमारा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस का होता है डायरेक्टली, यानी कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत वेजिटेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इन तीनों में तो हम खेती कर सकते हैं। चौथे क्लास में हम प्रॉपर तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं। हम इसमें केवल और केवल पॉस्चर, हे और फॉरेस्ट वाली जो चीजें होती हैं उसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं होता है। और आगे जब हमारा 5वां क्लास जहाँ से शुरू होता है, इस 5वें क्लास से फिर आगे 8वें क्लास तक हम किसी भी तरीके की खेती यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ और समझते हैं कि हमारे जो चौथा क्लास होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं। एक तो यहाँ की जो सॉइल होती है काफ़ी ज़्यादा रॉकी होती है, यहाँ की जो सॉइल होती है उसमें बहुत ढेर सारे चट्टान होते हैं और क्योंकि यहाँ का स्लोप जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा जब बरसात का टाइम आता है तो बरसात के टाइम पर यहाँ पर इरोजन ज़्यादा होता है। मॉइस्चर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, लो मॉइस्चर को ये केवल अटेंड कर पाता है। जैसे बरसात हुई, तो ज़्यादातर इसका जो पानी होता है वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती यहाँ की मिट्टी। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन पड़ने लगती हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम अन्य तरीके की फसलें ग्रो नहीं कर सकते। केवल हम पॉस्चर, हे और फॉरेस्ट इस तरीके के हम यहाँ पर जो वेजिटेशन होते हैं, यही यहाँ पर देखे जाते हैं। समझ गए? देख लेते हैं एक बार हम थोड़ा-सा लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन पहले क्लास से लेके 8 क्लास तक। देखो ध्यान से, हमारा जो ये पहला क्लास होता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का, इसमें आप देख रहे हो कि ढेर सारे हम यहाँ पर खेती करते हैं। हमारी जो एलुवियल सॉइल होती है और इंडो गैंगेटिक प्लेन जोन वाली जो हमारी मिट्टी होती है, ज़्यादातर वो हमारी फर्स्ट क्लास के अंतर्गत आती है। इसमें किसी भी तरीके की लिमिटेशन पाई जाती है तो वो बहुत कम लिमिटेशन पाई जाती है। जैसे कई जगह पर जल भराव की स्थिति हो जाती है और कई जगह पर आपको देखने को मिलता है कि ज़मीन थोड़ा ऊबड़-खाबड़ होती है, तो वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको हम एग्रोनॉमिक मेजर के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि नेचुरल सॉइल होती है, किसी भी तरीके का कोई पीएच में गड़बड़ी नहीं होती है, कोई पत्थर-वत्थर नहीं पाए जाते हैं, आराम से हम यहाँ खेती कर सकते हैं। जब हम दूसरी सॉइल में आते हैं, दूसरी क्लास में आते हैं, तो दूसरी क्लास में थोड़ा-सा लिमिटेशन बढ़ता है। यहाँ की जो सॉइल होती है स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिडिक सॉइल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फिर जब हम तीसरे में जाते हैं तो तीसरी हमारा जो क्लास होता है इसमें इसमें क्या होता है, तीसरे क्लास में सीवियर लिमिटेशन हो जाता है। यहाँ पर हम कुछ चुनिंदा फसलें ग्रो कर सकते हैं और यहाँ पर भी हमारा जो सॉइल इरोजन है ये बहुत ज़्यादा होता है। सीढ़ीनुमा जो खेती होती है यहीं पर करी जाती है। इसके अलावा फिर हमारा आता है चौथा क्लास। चौथा क्लास जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर लिमिटेशन होती है। यहाँ पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है और यहाँ पर हम केवल पास्चर और हे इन्हीं सभी चीज़ों की खेती कर सकते हैं, यानी कि चारागाह के लिए हम इसको बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा 5वां आता है,
इस पांचवे से लेके और 8वें तक हम किसी भी तरीके की कोई खेती नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर तो कुछ हम चारे की खेती कर ले रहे हैं, थोड़ा बहुत चारे का उत्पादन हो जा रहा है। लेकिन इसके बाद ये चौथी क्लास जैसे खत्म होगी, जैसे ही हमारी 5वीं क्लास आती है, यहाँ से फिर हम कल्टीवेशन नहीं कर पाते। यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी तरीके की कोई कल्टीवेशन नहीं हो पाती। हाँ, वो दूसरी चीज़ है कि अगर नेचुरल तरीके से थोड़ी बहुत घास-फूस उग गई है, जैसे कई बार जो दलदली एरिया की जो भैंस होती है, वाटर बफेलो, वो इस तरीके से जो दलदली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जाके वो चरती है, वहाँ पर जो थोड़े बहुत वेजिटेशन निकल गए हैं, उनको कंज़्यूम करती है। इसके अलावा ये जो तो यहीं से पहाड़ी एरिया शुरू होने लगता है, बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ एरिया शुरू होता है, तो यहाँ पर जैसे छोटी-छोटी टहनियाँ हैं, नागफनी के काँटे हैं, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर जो हमारी बकरियाँ हैं और गोट्स होती हैं, वो चरने के लिए चली जाती हैं और यहाँ पर आके भी केवल यहाँ पर जंगली जानवर ही ढेर सारे देखने को मिलते हैं। और जब हम 8वें पे पहुँच जाते हैं, तो 8वें में क्या होता है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके का कोई वेजिटेशन का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर बिल्कुल जैसे आप लद्दाख चले जाओ, लद्दाख का जो बहुत ऊपर वाला एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर चले जाओ, तो वो सभी इसी 8वें क्लास के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके की कोई एक रत्ती भर भी वेजिटेशन नहीं देख पाओगे। यहाँ वाला जो एरिया होता है, इसको हम वाटर शेड के लिए उपयोग कर सकते हैं और बाकी हमारी जो ये नीचे वाली ज़मीन होती है, ये नीचे वाली ज़मीन को जो पानी की सप्लाई होती है, वो यहीं से आती है। हम चाहे यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पानी आता है हमारे फर्स्ट क्लास में, ये पानी हमारे इसी 8th क्लास से बह के आता है, यानी कि गंगा और यमुना की जो नदियाँ होती हैं, वहीं से तो पानी बह के आता है, तो नीचे वाले जहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी होती है, यहाँ से पानी की सप्लाई आती है। तो ये लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में एक छोटा-सा ओवरव्यू था। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द मेसोस्फीयर लाइज़ बिटवीन व्हिच टू हाइट इन द एटमॉस्फियर। वायुमंडल में जो मध्यमंडल होता है, वो किन 2 ऊँचाइयों के बीच में स्थित होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 8 से 18 के बीच में रहता है कि 18 से 50 के बीच में रहता है कि 50 से लेके 80 के बीच में रहता है या फिर 80 से लेके 1600 किलोमीटर के बीच में रहता है। इसको आप ध्यान से समझना, इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, ये रेंज पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया था। पिछले वाले लेक्चर में मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही क्यों होगा उसको एक बार समझते हैं। हमारा जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल जो हमारा होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 8 से लेके 18 किलोमीटर तक होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से यहाँ से शुरू होगा और ये कहीं पर 8 होता है और कहीं पर 18, कहीं पर 8 किलोमीटर होता है इसकी मोटाई और कहीं पर 18 किलोमीटर होती है। अब 8 किलोमीटर कहाँ होती है और 18 किलोमीटर कहाँ होती है ये आपको बता देता हूँ। जो पोल्स होते हैं, पोल्स यानी कि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर कितनी होती है मोटाई? ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है और इसके अलावा जो हमारी विषुवत रेखा होती है क्या? जो विषुवत रेखा होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर पे कितनी मोटाई होती है? इक्वेटर पे 18 किलोमीटर की मोटाई होती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर की। जैसे ही हमारा यहाँ पर 18 किलोमीटर के बाद ये ट्रोपोस्फियर जैसे ही खत्म होता है, यहाँ पर हमारा जैसे ही ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, इसके जस्ट बाद से धीरे-धीरे हमारा ओज़ोन लेयर स्टार्ट होती है और जब हम ये 25वें किलोमीटर में आते हैं, कहाँ पर? जब हम 25वें किलोमीटर पे आकर पहुँचते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 25वें किलोमीटर पर जब हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारा ओज़ोन लेयर प्रेज़ेंट होती है और ये ओज़ोन लेयर जो होती है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर के निचले परत में होती है। आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यहीं पर ओज़ोन लेयर पाई जाती है और यही ओज़ोन लेयर जो होती है, ये क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आ रही है, उसको एब्ज़ॉर्ब करती है और कुछ को रिफ्लेक्ट करके वो बाहर भेज देती है, परावर्तित करके बाहर भेज देती है, जिससे हमारी धरती की जो सतह है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। इसके अलावा जो नेचुरल से संबंधित जितनी भी हमारी क्लाइमेट या वेदर से संबंधित जितने भी फिनोमेना होते हैं, जैसे बादल है, हवाई जहाज का उड़ना है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी है, बहुत तेज़ी से हवा चलना है, आंधी, तूफ़ान, बरसात, ये सभी कहाँ पर होते हैं? ये हमारा इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं, यानी कि 8 से 18 किलोमीटर के अंतर्गत इसका सभी खेल होता है। ट्रोपोस्फियर जैसे खत्म होता है, तो 50 से लेके 80 किलोमीटर तक कौन चलता है? हमारा मेसोस्फियर चलता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेसोस्फियर रहता है और इसके बाद फिर 80 से 1600 किलोमीटर के ऊपर फिर कौन-सा आता है? ये थर्मोस्फियर आता है। हमारी जो तमाम सैटेलाइट्स होती हैं, उपग्रह जो होते हैं और इसके अलावा ये क्या है? ये अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतरिक्ष स्टेशन और तमाम तरीके की जो सैटेलाइट होती हैं, ये हमारा ट्रोपोस्फियर के अंदर ही रहती हैं।
समझ गए यहाँ तक बात? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 50 से लेके 80 तक कौन होता है? हमारा ये मेसोस्फीयर होता है। देखते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नियॉन इन द एटमॉस्फेयर एज पर द चार्ट? कह रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो नियॉन गैस है, इसका परसेंटेज वॉल्यूम कितना होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। ऑप्शन आपके हैं 0.93%, 0.03%, 0.0018% या फिर 20.95%। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ध्यान से समझ लेते हैं। ध्यान से समझते हैं तो हमको समझ में आएगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बाकी जो लिखा है, ये बाकी किस किस चीज के लिए लिखा है, इसको ध्यान से समझते हैं। समझने में क्या है, हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20.95, यानी कि ये वाला जो है, ये हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है। इतना वॉल्यूम में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी, तो ये जो हमारा है, ये क्या है? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कितना है? ये हमारा है आर्गन। और इसके अलावा हम 0.0018 की बात करते हैं, तो ये हमारा कितना होता है? ये नियॉन गैस होती है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है, आपको बताना है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है। समझ गए? इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर। कह रहा है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर व्हाई द टेम्परेचर कंसीडर्ड इंक्रीजिंग कंपेयर टू द ट्रोपोस्फेयर? यहाँ पर कल वाले लेक्चर में मैंने समझाया भी था कि ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता क्यों है ट्रोपोस्फेयर के अपेक्षा? अगर ट्रोपोस्फेयर से हम कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन आपके क्या हैं? ऑप्शन आपके हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर की वजह से, या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या फिर ड्यू टू 85% मॉस कंसंट्रेशन, या फिर ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस रेन फिनोमेना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये बिल्कुल सही होगा। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, ये हमारा सबसे पहला है, सबसे लोअर स्फीयर कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर। ये ट्रोपोस्फीयर जो होता है, यहाँ तक हमारा जितनी भी गैसें होती हैं, गैसों का लगभग 85% जो कंसंट्रेशन होता है, वो इसी ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ पर जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारा टेम्परेचर घटता जाता है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, धीरे-धीरे ये डार्कनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, यहाँ पर आकर थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। इसके बाद फिर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ से धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होता है। ओज़ोन लेयर में थोड़ा-सा कम रहता है, इसके बाद फिर यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे धीरे-धीरे ये रेड कलर का होता जा रहा है, यानी कि धीरे-धीरे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसी ओज़ोन लेयर में टकराती है और यहीं पर कुछ तो एब्ज़ॉर्ब होती है, कुछ यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके आगे बढ़ जाती है और कुछ परावर्तित होकर ऊपर चली जाती है। और जब ये इतनी ढेर सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ये अगर कंपेयर करते हैं ट्रोपोस्फीयर से, तो ये थोड़ा-सा गर्म होता है। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एरेबल लैंड क्लास। यहाँ पर आपको एरेबल लैंड क्लास दिया है, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर हम खेती कर सकते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको मैच कराना है। ध्यान से एक-एक करके मैच कराते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसको? कक्षा 1 जो क्लास 1 है। क्लास 1 कौन-सी सॉइल होती है? हमारी एलुवियल सॉइल और इंडो गैंगटिक प्लेन वाली सॉइल। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्लास जो हमारा 2 है, दूसरी क्लास में क्या आता है? दूसरी क्लास में हमारा जो है, ये डीप रेड और हमारी ब्लैक सॉइल आती है। चौथे क्लास में हमारा क्या आता है? चौथे क्लास में हमारा आता है सैलो सैलो सॉइल, सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल आता है। थर्ड में क्या आता है?
थर्ड में सैलो रेड सॉइल आती है, समझ गए। अब इसको हमने मैच कराया तो देखते हैं ए जो है ये थर्ड पे जा रहा है, ये थर्ड में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। ये क्वेश्चन हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ गलत हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारा है बी। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है 2 पर, तो बी 2 पर इसमें जा रहा है, ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा-सा समझते हैं, थोड़ा-सा समझते क्या है? जो हमारी पहली क्लास होती है, ये तो एलुवियल और एंडोगैंगेटिक प्लेन वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। वाटर रिटेंशन बढ़िया होता है, कहीं-कहीं पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर एक्सीलेंट क्रॉप की ग्रोइंग होती है। लगभग-लगभग हर तरीके की क्रॉप यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं। बाकी हमारा जो सेकंड क्लास होता है, सेकंड क्लास कैसी होती है? ये भी थोड़ी-सी ठीक-ठाक क्लास होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा लिमिटेशन बढ़ता है। थोड़ा-सा लिमिटेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है थोड़ी-सी डीप रेड या डीप ब्लैक सॉइल होती है और इसके अंदर थोड़े-थोड़े इश्यूज़ पाए जाते हैं। जैसे कई बार इसमें थोड़ा-थोड़ा आपको इरोजन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत स्लाइटली एल्कलाइन और सैलाइन, बहुत स्लाइटली एल्कलाइन सैलाइन सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो तीसरा क्लास है, तीसरे क्लास में सीवियर लिमिटेशन होती है। सीवियर लिमिटेशन में हमारा कौन-सी सॉइल आती है? ये जो सैलो रेड सॉइल होती है, ये जो चंबल के बीहड़ वाली जो मिट्टी होती है, उस तरीके की मिट्टी हमारी सैलो रेड सॉइल कहलाती है। यहाँ पर हम कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो फसल होती है, केवल लिमिटेड नंबर ऑफ फसलें जो होती हैं, उनकी हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा जो आता है, ये चौथा सबसे ज़्यादा होता है गड़बड़, ये बिल्कुल सैलाइन होता है और एल्कलाइन होता है। दोनों तरीके की यहाँ पर सॉइल आपको मिल सकती है और वेरी सीवियर लिमिटेशन होता है। इसीलिए यहाँ पर हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, चारागाह या फिर हे वाली क्रॉप की यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो आपको जो मैंने ये अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स बनाया है, ये आपको और ज़्यादा पसंद आएगा। इस कोर्स में आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए जाएँगे और इसके साथ-साथ जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया ये जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप खरीद सकते हैं और डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। पूरा एग्रीकल्चर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस पर आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो प्राप्त कर सकते हो। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जी ये जो कोर्स है, ये किसके लिए ज़रूरी है? तो ये जो कोर्स है, ये आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले अगर उसको भर रहे हैं, उस फॉर्म को भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये मान लो कि अगर इससे पढ़ के आप जाओगे एग्ज़ाम देने, तो आप अन्य लोगों की अपेक्षा अपने आप को एक कदम आगे ही पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको डिटेल में पढ़ना है, लेक्चर अटेंड करना है और इसके बाद जो मैं पीडीएफ दूँगा, उस पीडीएफ को बार-बार रिवाइज़ करना है और अगर आप अपनी खुद की नोट्स बना लोगे तो और ही अच्छी बात होगी। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन जो हमारा है, ये कैसा है? छठवां क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको एक अभिकथन दिया जाएगा और उसका कारण दिया जाएगा। दोनों को समझेंगे और बताएँगे कि कौन-सा ऑप्शन सही होता है। समझते हैं। जो स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, एक तरीके का इफेक्टिव एग्रोनॉमिक टैक्टिक होता है, जो कि ड्राई रीजन में सॉइल को कंज़र्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात हमारी बिल्कुल सही बोली जा रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या कह रहा है कि जब हम अल्टरनेट इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप ग्रो करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग में, एक क्रॉप जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है, पहले इसको ग्रो करेंगे और इसके बाद फिर हम एक ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जो थोड़ा दूर-दूर पे ग्रो होती है और वो इरोजन को प्रमोट करने वाली क्रॉप होती है। तो ये दोनों क्रॉप हम ग्रो करते हैं एक साथ में स्ट्रिप क्रॉपिंग में, जिससे कि जो पानी के बहने की वेलोसिटी है वो कम हो जाए। तो ये भी बात बिल्कुल हमारी सही है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही, मतलब दोनों असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं। अब हमारे अगर ये दोनों सही हैं, तो या तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा या तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा। ए या बी दोनों में से कोई एक सही होगा। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि हमारा जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि नहीं कर रहा है। इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जो होती है, उसको हम इस वजह से यूज़ करते हैं जिससे हम सॉइल को कंज़र्व कर पाएँ ड्राई रीजन में। तो यहाँ पर जो हम
क्लोज ग्रोइंग क्रॉप और इरोजन परमिटिंग क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, ये क्या करती है, ये रन ऑफ की वेलोसिटी को रोकती है। जैसे ये जो परमिटिंग क्रॉप है, इरोजन परमिटिंग वाली क्रॉप, यहाँ पर अगर पानी बरसेगा तो वो बहुत तेजी से बहेगा और मिट्टी को बहा के ले जाएगा। लेकिन इसके बगल में जो एक इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप होगी, ये बहुत क्लोज क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है, यहाँ पर जो बरसात होगी वो पानी बहुत तेजी से नहीं बहेगा। तो यहाँ का पानी जो है इरोजन परमिटिंग क्रॉप का, ये पानी आके इरोजन रेजिस्टेंट वाली क्रॉप में आके फंस जाएगा और इस तरीके से हमारा जो पानी होता है ये रुकता रहता है और रुक रुक के बहता है। तो मिट्टी का जो अपरदन है वो मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। समझ गए? तो वो बहुत करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो रीजन है रन ऑफ अगर बढ़ जाएगा तो सीधे सीधी बात आप समझो कि अगर रन ऑफ बढ़ गया तो सॉइल कंजर्वेशन हो नहीं पाएगा। तो दोनों आपस में रिलेटेड है ये। और इसके अलावा जो हमारा रीजन है ये असर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब इसको समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। जो स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है इसको मैंने कल पढ़ाया भी था। यहाँ पर आप देखो, ये हमारी जो फसल ग्रो करी गई है, ये वाली जो फसल है ये कैसी है, ये हमारा इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। ये दूर दूर ग्रो करी जाती है, जैसे मक्का होता है, सोरगम होता है। तो ये थोड़ा दूर दूर पर वाइड रो होता है और इसकी वजह से वाटर जो फ्लो होता है बहुत तेजी से होता है, और जब पानी बहेगा तो क्या करेगा, मिट्टी भी अपने साथ बहा के ले जाएगा। इसके बाद इसके बगल में हमने एक पट्टी और खेती कर रखी है इसकी, ये बहुत क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है। इसमें जैसे हम लेग्यूम और ग्रासेस की खेती करते हैं, जब इस तरीके की खेती होती है तो इसमें क्या होता है कि बहुत क्लोज क्लोज ग्रो हो रहा है। तो जो बरसात होगी तो यहाँ पर पानी ट्रैप हो जाएगा और बहुत तेजी से पानी बहेगा नहीं। तो क्या हो रहा है, यहाँ का पानी तेजी से बह रहा है, यहाँ का पानी नहीं बह रहा है, यहाँ का पानी तेजी से बह रहा है, यहाँ का पानी नहीं बह रहा है, और अल्टीमेटली फिर आकर यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होकर फिर हमारे खेत से बाहर जाता है। तो इस तरीके से जब पानी बहता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से जब पानी बहता है तो मृदा का अपरदन नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है। हम इस मेथड से अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर हमने केवल मक्के की खेती कर दी है या केवल हमने सोरगम की खेती कर दी है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हमारे जितने भी खेत के अंदर की मिट्टी है वो बरसात के साथ साथ बह जाएगी। तो ये समस्या हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और बताना है। देखते हैं। द थर्मोस्फेयर कंटेन आयनोस्फेयर व्हिच इनेबल लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। कह रहा है कि जो हमारा थर्मोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर के अंतर्गत एक आयनोस्फेयर होता है और उसी आयनोस्फेयर में रेडियो के सिग्नल क्या होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि द एक्सोस्फीयर इज द लेयर लोकेटेड बिलो आयनोस्फीयर। ये कह रहा है कि जो एक्सोस्फीयर होती है ये कहाँ पर होती है, ये आयनोस्फीयर के नीचे होती है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा इसको समझते हैं। तो अगर हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। समझते कैसे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि जो थर्मोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर के अंतर्गत हमारा एक स्फीयर आती है जिसको हम क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर आप देखो ये थर्मोस्फीयर है। इस थर्मोस्फीयर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर हमारा, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से और यहाँ तक हमारा क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा थर्मोस्फीयर होता है। और इसके अलावा यहाँ तक, यहाँ से समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा थर्मोस्फीयर ही होता है। समझ गए? अब इसी थर्मोस्फीयर का जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं, और इसी थर्मोस्फीयर के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। और ये जो एक्सोस्फीयर होता है, ये आयनोस्फीयर होता है, ये दोनों थर्मोस्फीयर के ही पार्ट होते हैं। कई कई जगह पर आपको ये अलग अलग देखने को मिलता है। होते तो वैसे चार ही लेयर हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 4 5 6 लेयर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, फिर आयनोस्फीयर है। इसके अलावा फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारा थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 स्फीयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बीच में एक ओजोनोस्फीयर कोई जोड़ देता है तो 7 लेयर हो जाती है। हमारे पास 7 होती 4 ही है। अगर कोई एग्जाम में पूछेगा तो आपको 4 ही लेयर लगानी है, क्योंकि जो ओजोनोस्फीयर है वो किसका भाग होता है, ओजोनोस्फीयर जो हमारा है ये स्ट्रेटोस्फीयर का भाग होता है, और जो एक्सोस्फीयर है और आयनोस्फीयर है ये थर्मोस्फीयर का भाग होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि रेडियो के जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ चलते हैं, रेडियो के जो हमारे सिग्नल हैं ये आयनोस्फीयर में चलते हैं। यहाँ की हवा इतनी गर्म होती है
कि हवा गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो आयन होते हैं, हवा के अंदर जो गैस होती है, ये जो गैसें हैं, ये गैसें जो होती हैं, ये गर्मी की वजह से आयनित हो जाती हैं। और आप लोगों को पता है कि जो प्लस और माइनस चार्ज के जब आयन हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, रेडियो वेव को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रांसफर कर ले जाते हैं। तो इसीलिए एक टावर से क्या होता है, एक टावर से सिग्नल जाता है डायरेक्ट कहाँ पर, आयोनोस्फीयर में, और फिर वहीं आयोनोस्फीयर से वो ट्रैवल करता है और ट्रैवल करके फिर दूसरे नेटवर्क तक पहुँचता है, और इस नेटवर्क से फिर रेडियो में आएगा, मोबाइल में आएगा। तमाम तरीके के जो नेटवर्क वाली चीज़ें होती हैं, वो सभी इसी से चलती हैं। कहाँ पर ये ट्रैवल करती हैं? आयनोस्फीयर में करती हैं। एक हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन होता है या वॉकी-टॉकी होता है। वो सैटेलाइट जो फ़ोन होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पर एक ऐसे एंटीना होता है, और ये एंटीना जो है, ये डायरेक्ट इसी सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। तो यहाँ से पहले यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर सैटेलाइट जो होगी, वो डायरेक्ट लेके आएगी और हमारे डिवाइस पर नेटवर्क देती है। तो उस तरीके से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। जैसे हमारा टीवी जो चलता है, टीवी कैसे चलता है? टीवी चलता है, एक हम छत पे ऐसे एंटीना लगाते हैं, उस एंटीना से सिग्नल ऐसे रिसीव होता है, और इसके पास कहाँ से जाता है, इसके जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक टीवी चैनल का स्टूडियो है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर एक बड़ा-सा एंटीना लगा है, ये एंटीना क्या भेजता है, इस सैटेलाइट के पास सिग्नल भेजता है। फिर यहाँ से ये सिग्नल वापस आता है और यहाँ पर आके हमारे घर के ऊपर जो छतरी लगी हुई है, उस छतरी में आता है, छतरी से केबल से होके फिर टीवी में आता है, तो हमको टीवी में चीज़ें दिखाई देती हैं। इस तरीके से ये काम करता है। तो आयनोस्फीयर वाली बात ये तो सही है। दूसरी बात क्या कह रही थी कि एक्सोस्फीयर जो होता है, वो आयनोस्फीयर के नीचे होता है। आयनोस्फीयर के नीचे अगर हम बात करते हैं, तो आयनोस्फीयर के नीचे तो हमारा फिर मीजोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर होता है। तो यहाँ पर ये बात हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो इसमें कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, अ, ये हमारा सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट जो पहला है वो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वाँ क्वेश्चन देखते हैं। 8वाँ जो क्वेश्चन है वो हमारा वर्टिकल मल्चिंग से है। वर्टिकल मल्चिंग का क्या मतलब होता है? इसमें हम एक तरीके की मल्चिंग करते हैं, और इसमें जो मल्चिंग की जाती है, ये वर्टिकल लेयर में करी जाती है। तो वर्टिकल मल्चिंग इज़ मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन व्हिच स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सेटिंग, कह रहा है कि कौन से एग्रीकल्चर सेटिंग में इसको यूज़ किया जाता है। राइस फील्ड इन गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में तो कभी इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलता है वर्टिकल मल्चिंग। फील्ड ऑफ पंजाब, गेहूँ के जो खेत होते हैं पंजाब में, यहाँ भी देखने को नहीं मिलता है। सैंडी बीच में भी ये देखने को नहीं मिलता है। सैंडी बीच में तो हम पानी को रोकने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, वाटर शेड बनाते हैं सैंडी बीच पे, और इसके अलावा वहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ चीज़ें होती नहीं है। वहाँ तो हम केवल एक काम कर सकते हैं, वहाँ पर हम ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, वाटर शेड का काम कर सकते हैं, और ऐसे कुछ गिने-चुने काम कर सकते हैं सैंडी बीच पे, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन-सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो वर्टिकल मल्चिंग है, ये कहाँ पर करी जाती है? ये करी जाती है कॉफ़ी गार्डन के अंतर्गत। कैसे करी जाती है, इसको ध्यान से समझना। वर्टिकल जो मल्चिंग होती है, वर्टिकल मल्चिंग को आप थोड़ा-सा समझो। ये क्या है? ये हमारे कॉफ़ी के पौधे लगे हुए हैं। ये क्या है? ये सब हमारे कॉफ़ी के पौधे लगे हुए हैं। ये लाइन से ऐसे कॉफ़ी के पौधे लगे होते हैं। हमने क्या किया कि कुछ लाइन के अंतराल पर हमने इस तरीके से गड्ढे कर दिए। ठीक, आपको यहाँ पर ये गड्ढे दिख रहे होंगे। ऐसे हमने क्या कर दिए, गड्ढे कर दिए, और इन गड्ढों में क्या कर दिया, इन गड्ढों में हमने क्रॉप के एक स्ट्रॉ को भर दिया। क्रॉप के एक स्ट्रॉ को यानी कि हमारे जो दूसरी-दूसरी फसलों के अवशेष होते हैं, उसको हमने यहाँ पर भर दिया। अब क्या होगा कि जब पानी बरसेगा, तो पानी बरस के यहाँ से आएगा यहाँ, और इसमें जो ढेर सारे हमने पुआल भरे हुए हैं, दूसरे फसलों के जो अवशेष भरे हुए हैं, तो इसकी वजह से पानी बहुत तेज़ी से इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। बहुत तेज़ी से इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन होगा, और ये सब सॉइल के अंतर्गत नीचे मिट्टी के अंदर सब सॉइल में पहुँच जाएगा। बहुत जल्दी सोख लेती है पानी। यहाँ का जो पानी आएगा वो यहाँ आएगा, और इससे फिर नीचे चला जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ आएगा और नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके की जो रुक-रुक के मल्चिंग करी जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल मल्चिंग करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर वर्टिकल मल्चिंग में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वर्टिकल मल्चिंग में हम ऑर्गेनिक जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इनऑर्गेनिक मल्चिंग भी होता है, जिसमें हम पॉलीथीन करते हैं, लेकिन वर्टिकल मल्चिंग में हम कभी भी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? आगे देखते हैं हमारा 9वाँ क्वेश्चन क्या है? 9वाँ क्वेश्चन है, व्हिच गैस अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली 0.93% ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम? ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में मैंने पूछा था, फिर यहाँ पर मैंने एक बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया है। इसमें पूछा जा रहा है
कि 0.93% कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नियॉन होती है, आर्गन होती है या फिर ऑक्सीजन होती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, वो कौन-सा होगा? हमारा ऑप्शन जो होगा वो आर्गन होगा। आर्गन जो होता है वो कितना पाया जाता है? आर्गन हमारे एनवायरनमेंट में 0.93% पाया जाता है। देख लेते हैं कैसे? जो ऑक्सीजन है ये कितना पाया जाता है? 20.95% के आसपास पाया जाता है बाय वॉल्यूम, और ये वही ऑक्सीजन होता है जिसको कोई भी जीव है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव, अगर वो साँस ले रहा है, तो वो इसी ऑक्सीजन को यूज़ करता है। इसके अलावा ये ऑर्गन है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादा। और यहाँ पर देख लेना आर्गन जो है, ये आरपीएससी डबलईओ के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, 0.93% ये पाया जाता है। यही हमारे एग्ज़ाम में, यही हमारे यहाँ क्वेश्चन भी था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नियॉन जो है वो 0.0018% पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा था, यहाँ तक आते-आते आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो इस तरीके से पूरी गैसें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस पाई जाती है? सबसे ज़्यादा हमारी पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, और सबसे कम कौन-सी पाई जाती है? सबसे कम की अगर हम बात करें तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सबसे ज़्यादा कम, ओह सॉरी, जो नियॉन गैस होती है, नियॉन सबसे ज़्यादा कम पाई जाती है। तो पहले नियॉन होगी सबसे कम, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसके बाद फिर आर्गन होगी, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बाद फिर क्या होता है? नाइट्रोजन होगा। इसके अलावा जो हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर इन गैसों के अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो इन गैसों के अलावा धूल के कण होते हैं। क्या होता है? धूल के कण पाए जाते हैं। धूल के कण पाए जाते हैं, और धूल के कण के अलावा क्या पाया जाता है? धूल के कण के अलावा जल वाष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल वाष्प। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पाई जाती हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन गैस है, और तमाम छोटी-मोटी तमाम गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। समझ गए यहाँ तक? आगे देखते हैं हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि जो हम ग्रेडेड बंडिंग करते हैं उसको प्रेफर किया जाता है कंटूर बंडिंग के ऊपर। कहाँ पर? जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है, यानी कि 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पर हम कंटूर बंडिंग नहीं करके ग्रेडेड बंडिंग करते हैं। देखो, कह रहा है कि जब 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात वाला कोई एक ऐसा एरिया है, जहाँ 1 साल के अंदर 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है, तो वहाँ पर हम ग्रेडेड बंडिंग करते हैं, कंटूर बंडिंग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये बात हमारी, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि हमारा जो असर्शन है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर असर्शन सही है, तो हमारा या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा। डी तो अभी ही एलिमिनेट होगा। कह रहा है जो ग्रेडेड बंडिंग होती है वो डिजाइन करी जाती है जिससे कि पानी जो है बहुत सेफली निकल जाए रन ऑफ करके, और हमारा मिट्टी का कटाव कम से कम हो। और वहीं पर जो हमारा कंटूर बंडिंग होती है वो ऐसे बनाई जाती है कि जिससे पानी जो रुक रुक के जाए। तो अगर 800 मिलीमीटर वाले जगह पर हमने पानी को रोक रोक के बहने के लिए अलाउ किया, तो क्या करेगा? वो हमारा जो बंड है, जो हमने बांध बनाया है, उसको वो तोड़ देगा। समझ रहे हो? तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है हमारे असर्शन को। जैसे असर्शन में क्या कह रहा था? असर्शन में कह रहा था कि हम ग्रेडेड बंडिंग यूज़ करते हैं, हम कंटूर बंडिंग नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नीचे रीज़न बताया जा रहा है कि जो ग्रेडेड बंडिंग होती है, ये पानी को कायदे से रन ऑफ होने देती है, पानी को रोकती नहीं है। उसकी वेलोसिटी को थोड़ा-सा कम करेगी, और फिर पानी हमारा नीचे बह के चला आएगा। लेकिन जब हम कंटूर बंडिंग करते हैं, तो कंटूर बंडिंग में एक समस्या होती है कि ये पानी को रोकता है। पहले पानी बह के आएगा, फिर पानी रुकेगा, उसके बाद फिर बहेगा। अगर ओवरफ्लो हुआ तब बहेगा। तो अगर ओवरफ्लो होके बहेगा तो वो फिर क्या कर देगा, वो हमारे बाँध को तोड़ने के लिए तत्पर होगा, वो बाँध को तोड़ सकता है अगर ओवरफ्लो होके बहेगा। और अगर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो पानी वहाँ पर रुका रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हो रही है, इसीलिए ये तो सीधी-सीधी बात है कि बरसात ज़्यादा हो रही है, तो ये ओवरफ्लो तो होना ही है। और अगर ओवरफ्लो होगा तो हमारे कंटूर बंड जो होंगे वो टूट जाएँगे। इसको इमेज से समझते हैं तो थोड़ा-सा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये हमारा कंटूर बंडिंग है। कंटूर बंडिंग जो हम करते हैं वो कहाँ करते हैं? एरिड और सेमी एरिड रीजन में करते हैं, जहाँ पर बरसात कम होती है। अब अगर बरसात कम हुई, यहाँ से बरसात हुई और पानी बह के यहाँ तक आया। अगर हमने बिल्कुल इसको कुछ नहीं रोका, रोका नहीं, तो पानी क्या होगा, डायरेक्टली बह के नीचे चला आएगा, और हो सकता है अपने साथ मिट्टी को भी बहा ले जाए।
तो इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर पानी नहीं रुक पाता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वैसे ही कम होती है और बाद में सिंचाई करने के लिए हमको पानी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो बरसात का पानी बह रहा है, इस बरसात के पानी को हम थोड़ी-थोड़ी दूर पर ऐसे रोकते हैं। हम ऐसे क्या करते हैं, यहाँ की मिट्टी खोदेंगे और ऐसे यहाँ पर एक मेड़ बना देते हैं। जब पानी बहेगा, यहाँ की जो बरसात का पानी होगा, ये बह के आएगा और यहीं पर आके ऐसे ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देर तक पानी रुका रहेगा। जब ये रुका रहेगा तो धीरे-धीरे ये इन्फिल्ट्रेट करके नीचे जाएगा। समझ गए? ज़मीन के नीचे चला जाएगा तो मॉइस्चर मिट्टी के अंदर लंबे टाइम तक रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटूर बॉन्डिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि पानी को रोकना, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाना और इसके अलावा यूज़ व्हेयर सॉइल कैन एब्ज़ॉर्ब और पानी को जितना मिट्टी एब्ज़ॉर्ब कर सके उसको एब्ज़ॉर्ब करवाना। ये कंटूर बॉन्डिंग का मेन प्रिंसिपल होता है। ग्रेडेड बंडिंग का क्या मेन प्रिंसिपल होता है? ग्रेडेड बंडिंग का जो मेन प्रिंसिपल होता है, ये होता है कि पानी कायदे से बह जाए और हमारी मिट्टी ना बहे। ये सीधा-सीधा फंडा ग्रेडेड बंडिंग का होता है कि सेफली ड्रेनेज हो जाए, हमारी मिट्टी को बहा के ना ले जाए क्योंकि यहाँ पर बरसात ज़्यादा हो रही है, 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। अब अगर इतना बरसात हो रही है और हमने ये मेथड लगा दिया कि रुक-रुक के पानी जाएगा, तब तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा इसके ऊपर से और जब इसके ऊपर से ओवरफ्लो होगा, तो फिर क्या होगा कि ये बाँध कटने की समस्या बन जाती है। वैसे मैंने ये जो इमेज जनरेट कराया है, एआई से कराया है, तो थोड़ा-सा इसमें दिक्कत है। अगर मैं इसको बताऊँ कि कैसा बनता है ग्रेडेड बंडिंग, तो आप देखना, जो हमारा ग्रेडेड बंडिंग होता है, ये कैसे होता है। ग्रेडेड बंडिंग जो हमारा होता है, वो थोड़ा-सा इस तरीके का होता है। समझ रहे हो? यहाँ पर इस तरीके की जो बंडिंग होती है, इसको हम ग्रेडेड बंडिंग कहते हैं। पानी ऐसे आया, यहाँ पर बरसा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऐसे-ऐसे करके ऐसे डायरेक्ट बह जाता है, कहीं कोई रोक नहीं है, पानी को कोई रोक नहीं रहा है। बस केवल स्पीड यहाँ पर थोड़ी-सी कम हो गई, यहाँ पर स्पीड फिर तेज़ हो जाएगी, फिर यहाँ कम हो जाएगी, फिर यहाँ तेज़ हो जाएगी, फिर यहाँ कम हो जाएगी, फिर तेज़ हो जाएगी, इस तरीके से आएगा। और अगर डायरेक्ट पानी आता तो ऐसे स्पीड उसकी बहुत तेज़ हो जाती, तो अंत में आते-आते मिट्टी को काटने लगता। तो ये क्या होता है, ये हमारा ग्रेडेड बंडिंग होता है। और कंटूर बंडिंग में क्या होता है? कंटूर बंडिंग थोड़ा-सा समझते हैं। कंटूर बंडिंग हमारा कुछ इस जैसा होता है। इसके जैसा कुछ कंटूर बंडिंग होता है। आप ध्यान से समझना, जब यहाँ का पानी बरसेगा, ये पानी जब बरसेगा तो क्या होगा? यहाँ तक तो ओवरफ्लो नहीं होगा, यहाँ तक तो पानी इसी कोने में यहाँ भरा रहेगा। यहाँ पर जब बरसात होगी, इस जगह पर जो ये बरसात होगी तो क्या होगा? यहाँ तक तो मिट्टी ऐसे बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ पर पानी कुछ दिनों तक भरा रहेगा और ऐसे पानी नीचे को सोखेगा। लेकिन जब ओवरफ्लो होगा तब बह के यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर ऐसे रहेगा। फिर इसे सूखेगा। तो इस तरीके से जब होता है तो इसको हम ग्रेडेड बंडिंग और कंटूर बंडिंग बोलते हैं और ये हमारा क्या होता है ग्रेडेड बंडिंग होता है। समझ गए? तो ये दोनों तरीके की बंडिंग ऐसे काम करती है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी अगर हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। बाकी आपके जो सुझाव हैं, चाहे पॉजिटिव हैं, चाहे नेगेटिव हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पॉजिटिव होता है तो मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव होता है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।